एवरीवन, अकाउंट्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इस क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी बैंक समाधान विवरण, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में BRS भी बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, उसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जब आप लेजर बना रहे होते हैं जर्नल के बाद जब आप लेजर बना रहे होते हैं तो लेजर में आपका अकाउंट होता है बैंक अकाउंट, जो आप बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। लेजर में आप तरह तरह के अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक बैंक अकाउंट बनता है। बैंक अकाउंट में क्या होता है, आपका जो भी बिजनेस का आपका बैंक अकाउंट है, जो आपने अकाउंट खुलवाया है, मान लीजिए आपने SBI के पास एक अकाउंट खुलवाया हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका एक अकाउंट है, करंट अकाउंट। उसमें आपने अपना अकाउंट खुलवाया है, करंट अकाउंट आपका है। अब वहां पर आपने शुरुआत करते वक्त, मान लीजिए 1 अप्रैल से आपने बिजनेस शुरू किया है, 1 अप्रैल से या 1 जनवरी से आपने उसमें 10,000 रुपये जमा किए हैं और आपने बिजनेस अपना शुरू किया। करंट अकाउंट में आपके 10,000 रुपये। अब शुरू से आप उसमें से ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं, और बैंक अकाउंट में जैसे हमने एक लेजर में बनाया था, जैसे हमने कैश बुक बनाई थी कि उसमें पैसा आता है तो डेबिट साइड में डाल देते हैं, पैसा जाता है क्रेडिट साइड में डाल देते हैं। उसी तरह से आप अपने पास की बैंक अकाउंट मेंटेन करके रखेंगे, जैसे लेजर में आप बनाते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, उसी तरह से आप मेंटेन करेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि बैंक में आपके बैलेंस कितना है। आप ये निकालते रहते हैं। अब जैसे अगर हम केवल एग्जांपल के तौर पर देखें, मान लीजिए आप आज हमने इसी लेते हैं, आपने बैंक में अपने 10,000 रुपये जमा की। अब फिर आपने अपने बैंक से 10,000 जमा किए, आपने 2,000 रुपये का माल खरीद लिया। आपके बैंक में कितने बचे? 8,000 रुपये। अब कल को आपको कहीं आपने सेल किया, वहां से आपको 3,000 रुपये आ गए, बैंक में कितने हो गए? 11,000 रुपये। आपने और कोई पेमेंट कर दी 5,000 रुपये की, बैंक में कितने बचे? 6,000 रुपये। तो ये 3 पेमेंट करने के बाद आपके हिसाब से बैलेंस कितना बच रहा है? 6,000 रुपये। 10 मैं लिख भी देता हूँ, 1 जनवरी में 10,000 थे, हमने परचेज किया 2,000 का। उसके बाद आपने क्या किया है, कुछ आपने सेल किया है 3,000 रुपये की, और आपने कुछ एसेट्स वगैरह खरीदी हैं। एक चीज हम और लिख लेते हैं, आपने कुछ सैलरी भी दी है। एसेट्स आपने खरीदी हैं 4,000 की, और सैलरी आपने दी है 2,000 रुपये। अब हम अपना बैंक में इसके हिसाब से बैलेंस कितना निकल कर आता है ये बता देते हैं। हम यहाँ से निकाल सकते हैं मेरे बैंक में कितने पैसे बच रहे होंगे। 10,000 थे, 2,000 आपने खरीद लिया, आपके पास 8,000 बचे। 3,000 की आपकी सेल हो गई, आपके पास 11,000 हो गए। एसेट्स आपने कुछ खरीदी 4,000 रुपये की, आपके पास 7,000 रुपये बचे। 2,000 आपने सैलरी दे दी, आपके पास 5,000 रुपये बचे। हमारे हिसाब से बैंक में निकल कर आ रहे हैं 5,000 रुपये। 1 जनवरी हो चुकी है, आज की डेट है 1 फरवरी। 1 महीना आपका खत्म हो गया। 1 फरवरी में आप क्या करते हैं, आप जाते हैं बैंक के पास, बैंक को कहते हैं, SBI में पहुंचे, अपनी पासबुक लेकर कहते हैं भाई हमारे अकाउंट में एंट्री कर दो, इस पासबुक में मुझे एंट्री करके दे दो, मुझे जानना है मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। बैंक ने एंट्री की, उसमें बैलेंस कितना आ रहा है? 4,800। क्यों सर? अभी आ रहा है, उस पर ही आ रहा है। बैंक में पासबुक में एंट्री कराने पर आपको पता चलता है बैलेंस कितना आ रहा है? 4,800 का। तो ये हो गया, डिफरेंस आ रहा है। आपके हिसाब से बैंक में होनी चाहिए 5,000 रुपये, अब बैंक पर पासबुक आपको बता रही है, बैंक वाले आपको कह रहे हैं 4,800 रुपये में आपके बैंक में पड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंस कहाँ से आ रहा है? इस डिफरेंस को ढूंढने के लिए बनाना पड़ता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये डिफरेंस किस चीजों से आ रहा है, ये डिफरेंस आपको निकालने के लिए ये स्टेटमेंट बनाना होगा। अब ये स्टेटमेंट हमको कैसे बताएगा कि क्या क्या चीजों से डिफरेंस आ सकता है, ये स्टेटमेंट हमको बताने वाला है। चलिए पहले हम इस एग्जांपल के तौर पे 200 रुपए की डिफरेंस को ढूंढते हैं, क्या क्या डिफरेंस की वजह हो सकती है। हाँ जी, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम आपका रहेगा
नेक्स्ट आपका एक कॉलम रहता है अमाउंट का, और एक और आपका कॉलम रहता है फिर से अमाउंट। मैं लाइंस वगैरह कुछ नहीं खींच रहा हूँ, लाइंस आप ऐसे ही जूम कर जाएंगे। तो देखिए इसको शुरुआत कैसे करते हैं। सर पर्टिकुलर्स अमाउंट दो बार आएगा वो। हाँ अमाउंट दो बार। इसको अब शुरू करते हैं हम लोग, कैसे इसको शुरू करना है। देखिए आपको वो ये डिफरेंस ढूंढना है कि 200 रुपए का फर्क किस वजह से आ रहा है। तो इस डिफरेंस को ढूंढने के लिए हम देखिए कैसे इसको शुरुआत करते हैं, क्या इसका पैटर्न रहता है करने का। आपको सबसे पहले लिखना होता है यहाँ पर बैलेंस, कि आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। आपके पास दो तरीके होते हैं इसको शुरू करने के। एक तो आप लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से बैलेंस कितना है, ये वाला बैलेंस। दो तरीके इसको करने के होते हैं। एक तो आपको दो तरीकों से आप कर सकते हैं। एक सबसे पहले आपको लिखना होता है बैलेंस है तो एज पर बैंक अकाउंट, या फिर आप लेकर चल सकते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। जो आपकी कैश बुक में बैलेंस आ रहा है 5000 रुपए का आ रहा है हमारे हिसाब से, या फिर बैंक जो हमें बता रहा है बैलेंस एज पर पासबुक 4800 रुपए। आप किसी भी तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहले हम शुरू करेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक जो हमारे हिसाब से है, तो वो लेकर चलते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस आ रहा है 5000 रुपये। ये सेकंड वाले कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, केवल ये बैलेंस ये डिफरेंस ढूंढना है कि 200 रुपये का फर्क क्यों है। अब हमने अपनी पासबुक खोली जो हम एंट्री करा कर लाए थे, हमने देखा पता किया भाई किस वजह से क्या क्या इसमें हो रखा है, क्या क्या ट्रांजेक्शन हमारे हिसाब से ये सब है। हो सकता है बैंक में और कुछ ट्रांजेक्शन हुई हो, हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो। अब देखते हैं, अब बैंक ने देखिए क्या किया हुआ है, ये हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है। अब बैंक ने क्या किया वो होगा, हमने ट्रांजेक्शन सारी देखी, हमने कुछ परचेज किया था जी, उसके लिए हमने पेमेंट की 2000 रुपये की, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा लेते हैं किस वजह से डिफरेंस आ सकते हैं। सैलरी, हाँ जी सैलरी हमने बैंक से ली है, ये सब कुछ हमारे बैंक के ट्रांजेक्शन से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक एटीएम लिया था बैंक से। बैंक से हमने क्या लिया था, एटीएम। इधर कहीं को लिख लेते हैं। तो बैंक ने उसके हमारे पास एटीएम लिया था, या एटीएम पहले से ही है हमारे पास एटीएम है। तो बैंक ने क्या किया हुआ है, उसके एनुअल चार्जेस काटे हुए हैं, हमें नहीं पता था तो लिख लो हम एनुअल चार्जेस बैंक ने कुछ काटे हुए हैं 150। इसके अलावा एटीएम के एनुअल चार्जेस हो गए। इसके अलावा बैंक के आपने क्या किया था, मान लीजिए आपने कोई चेकबुक आपने जो है नहीं मंगाई थी, वो चेकबुक नहीं मंगाने के बैंक ने कुछ चार्ज काटा हुआ है। चेकबुक के चार्जेस 50 रुपए। टोटल कितना होता है 200 रुपए। आपको 200 रुपए का डिफरेंस मिल गया, ये 200 रुपए। इसको हम क्या करेंगे, माइनस, क्या प्लस करें, क्या करना चाहिए। हमने बैलेंस क्या लिया हुआ है 5000 रुपए का, हमने देखा बैंक ने 2 चार्जेस एक्स्ट्रा काटे हुए जो हमने नोट नहीं किए हुए हैं 200 रुपए के। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है बैंक के हिसाब से। तो ये 200 रुपये हमको माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि हमने माइनस नहीं किए हैं। बैंक ने माइनस किया हुआ है, हमने माइनस नहीं किए हैं। इसको माइनस कर देंगे, ये क्या आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आ गया 4800 रुपये का। सर लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमने एटीएम से वो करा, एटीएम से पता लगाया और फिर उसके बाद हमने इससे कैश बुक से निकाल दिया, चेकबुक से। ये बैंक में जो पासबुक में आप एंट्री करा के लाते हो ना, एंट्री करा के देखिए कभी, एंट्री में सब कुछ लिखा होता है किस किस चीज़ के पैसे कटे हुए हैं। तो आपने देख लिया कि पासबुक में ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आई हुई हैं जो हमारे पास नहीं थी।
ये कुछ चीजें आप देखना, ये तो बहुत सिंपल सा मैंने बताया, वो चीजें कुछ ऐसी आएंगी कि जो हमने तो रिकॉर्ड की भी है लेकिन बैंक में नहीं है, हमने उसको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया है। अब वो देखते हैं, ये तो आप मैंने केवल एक डेमो दिया है कि किस तरह से के फॉर्मेट क्या होता है, आपको करना क्या होता है। ये तो आपको पता चल गया आपको करना क्या है। केवल जो बैंक में जो हमारे हिसाब से बैलेंस आ रहा है बैंक का, और जो पासबुक में जो बैंक का बैलेंस आ रहा है, अगर उसमें डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को ढूंढने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनाना होता है। और इस तरह से इस फॉर्मेट में हमको ढूंढना होता है कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। इस फॉर्मेट में उसको एक तरह से एक स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट हो गया कि आपने वो डिफरेंस यहाँ पर लिख दिया कि ये चीजों का डिफरेंस है और ये बैलेंस एज पर पासबुक आ गया। तो इस तरह आपको करना होता है। थोड़े सी हम चीजें लेते हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया क्या होता है। कुछ हम चीजें लेंगे कि कौन कौन सी ऐसी और चीजें हो सकती है जिनकी वजह से डिफरेंस आता है। और भी कई चीजें देखने वाले हैं हम, किस किस चीजों की वजह से डिफरेंस आने वाला है हमारे बैंक अकाउंट में और हमारी पासबुक में। मैं इसको कुछ रटने का तरीका देके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे कुछ तरीके बताए गए थे किस तरह से आप याद रख सकते हैं कब किस चीज़ को जोड़ना है, किस चीज़ को ऐड करना है एंड किस ट्रांजैक्शन को माइनस करना है। मैं वो नहीं, इसी को चलिए इसी वाले को हम एक और देखकर चल सकते हैं। जब हम पासबुक के हिसाब से अगर हम इसको करते हैं, बैलेंस हम लेके चलेंगे ना पासबुक के हिसाब से, यानी कि 4800 बैलेंस एज पर अगर हम पासबुक के हिसाब से करें, वो हमने मिटा दिया, मैं इस बार पूरा नहीं लिखूंगा। बैलेंस एज पर पासबुक कितना था, 4800 था। अब हमको क्या क्या पता चला था, बैलेंस एज पर पासबुक के 4800 का हमको दो चीजें थी, कौन सी, एक तो बैंक ने क्या किया था, एटीएम चार्ज काटा हुआ था, कितना था 150 का, और एक एनुअल चार्ज जो नॉर्मल चार्ज काटा हुआ था, कितने का था, वो 50 का। ये दो चीजें बैंक ने काटी हुई थी, और ये क्या है, हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। 4800 पासबुक के हिसाब से आ रहा है, बैंक ने चार्जेस काटे हुए हैं, ये तो ऑलरेडी कटे हुए चार्जेस। बैंक अभी हम किसके हिसाब से, किसका नजरिया लेके चल रहे हैं, बैंक का। बैंक ने 4800 दिखा रहा है और ये एक्स्ट्रा चीज, ये एक्स्ट्रा उसने चार्ज काट दिया, हमने नहीं काटा, तो इसको ऐड करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें अपने बैलेंस पर आना है। हमारा बैलेंस है 5000 रुपए, हमें अपने बैलेंस पर आना है। ये चीजें हमने काटी है तो इसको ऐड कर दो, 5000, ये निकल कर आ गया हमारा बैलेंस। ये क्या है, पास बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हो गया इस तरह से। अब हम कैश बुक के हिसाब से भी एक टफ थोड़ा सा लेकर चलेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे इसमें और क्या क्या आता है, और पासबुक के हिसाब से भी कुछ और लेकर देखेंगे क्या क्या चीजें ऐसी होती है जिसको, अच्छा वो देखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक ही लेकर चलते हैं और वो देखते हैं किस किस चीज को हमको ऐड करना होगा और किस किस चीज को हमको माइनस करना पड़ेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक आपका कुछ भी है। अब क्या 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 चीजें आ सकती हैं,